आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी। आज जुमा है, आप गुफ्तगू करेंगे और हम सब्र के साथ सुनेंगे, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी तो बोल भी देंगे। अभी स्क्रीन पे हमारे नंबर भी चमकेंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। 021 तो कराची का कोड है, उसके बाद 3233 0928 29 और 30। पहले जो कॉलर हैं आज के वो हैं सऊद रफ़ाकत साहब। पंजाब का शहर है चुनाब नगर, वहाँ से। जी सऊद साहब। क्या हाल है मुस्तुल्ला साहब, क्या खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कि आज आप सब्र से सुनेंगे और हम बोलेंगे। सबर का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा प्रोग्राम ले लें। हरगिज़ ऐसी मेरी जी नीयत भी नहीं है। जी मैं सिर्फ हालिया चंद वाक़यात के हवाले से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था। ऑल्दो कि आप लोग हमेशा ही हमारा ख्याल करते हैं, जमात अहमदिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। 2023 का साल जो है वो ऐसा चढ़ा है कि सिंध के अंदर पै दर पै जो हमारी इबादतगाहें हैं उन्हें मिसमार करने के हवाले से एक ख़ास जो मुनज़्ज़म मुनाफराना हमारे खिलाफ चल रही है, एक रो चल रही है जी और इसमें शिद्दत पसंदी दिन ब दिन आती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर ख़ास में एक हमारी इबादतगाह के ऊपर जो 150 से ज़ायद लोगों ने हमला कर दिया, मीनारे शहीद कर मीनारे जो है उसके मिसमार कर दिए और बदकिस्मती ये कि अभी तक उसकी FIR नहीं हो सकी। पुलिस कहती है कि हम पहले इंक्वायरी करेंगे और फिर उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि मॉब के ऊपर FIR करना निस्बतन कुछ मुश्किल है, लेकिन बहरहाल नामुमकिन नहीं है और पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें मुमकिन हुआ करती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें काफिर वो लोग गिरदानते हैं जिन्हें खुद खुदा का रास्ता नहीं मालूम और बदकिस्मती ये कि हुकूमती एहलकार भी जब इसके अंदर शामिल होते हैं, पुलिस की बाजू का निगरानी में ऐसे काम होते हैं। इबादत गाह में वो देखें हमारी है, ईसाइयों की है, मुसलमानों की है, सुन्नी है, शिया, किसी की भी है, उसका एहतराम हर एक मजहब के अंदर लाजिम है और अंदर घुस जाना, उसको नुकसान पहुंचाना, आग लगाना और फिर सिंध में ही चंद साल पहले अगर हम चले जाएं तो कराची के अंदर पै दर पै हमारे लोगों की जानें ली गई हैं और ये जो अब मुनाफराना एक रौ चल रही है, इसका जो इसकी इंतहाई हद जो है वो बहरहाल नुकसान से खाली नहीं है। आज भी शियों के ऊपर हमला हुआ वहाँ पे और हम उसकी तकलीफ में शामिल हैं, उन खानदानों के साथ, उन जिनकी जान गई है हम उनके साथ उनके दुख में शरीक हैं। लेकिन हम समझते हैं कि बदकिस्मती ये कि बिलावल साहब या जो भी पीपल्स पार्टी की सरकर्दा रहनुमा है, उन्हें इस हवाले से बिलखुसूस तवज्जो करनी चाहिए। पंजाब के अंदर भी एक लंबे अरसे से ये मुनाफराना जो रो है वो चल रही है, लेकिन बदकिस्मती से 2023 में बिलखुसूस मैं कहूँगा कि ख़ास शायद मुनज़्ज़म जो है वो ऐसा सिलसिला चल रहा है जो सिर्फ इबादत गाहों के ऊपर हमला करती है, इबादत गाहों के मीनारों को गिराती है। हालांकि 2014 में तसद्दुक़ जिलानी साहब के एक फ़ैसला भी हमारे हक़ में मौजूद है कि इबादत गाहों का एहतराम किया जाए और उन्हें यूँ नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से अमूमन फ़ोन वगैरह करके तो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार किया जाता है। आप लोग भी गाए इस हवाले से बात करते रहते हैं। तो इस वक्त मेरी आपसे दरख्वास्त थी कि इस हवाले से अगर इंतज़ामिया को तवज्जो दिलाई जाए। जी, आपने इतनी मुकम्मल बात कर दी है कि हम आप उससे बेहतर बात कर ही नहीं सकते। बदकिस्मती ये है कि हमारा जो सारा ध्यान है वो इस पे होता है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या बीत रही है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कवानीन हैं और किस तरह हिंदू मॉब्स अटैक कर रहे हैं मस्जिदों पे। यहाँ हमें सब बेहतर नज़र आता है, यहाँ तक कि तमाम अक़लियतें खुश हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ मुट्ठी भर शरपसंद हैं, उनका मसला है, बाकी सब जो है हम बेहतरीन लोग हैं, ज़बरदस्त हैं। तो जब तक ये जो एक डुप्लिसिटी है, हमारी जहनी डुप्लिसिटी ये चल रही है, ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। वो ठीक है कि ये एक शर्मनाक बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ठीक है, बाकी सूबों में अगर कुछ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ तो खुद सूबाई इंतज़ामिया और जो वहाँ के सियासतदान हैं वो भी साथ हैं। तो यहाँ पीपल्स पार्टी जो ख़ुद को एक प्रोग्रेसिव माइंडेड कहती है और जो सिंध के पूरे सिंध के हवाले से जो है और पिछले 15 साल से तो कम से कम यही एक पार्टी है,
इसकी जिम्मेदारी है। सऊद, आपने ये कहा कि इसमें तेज़ी आई है। सऊद मेरा ख्याल है चले गए। अच्छा, इन्होंने जो बताया, जहाँ तक मैंने नोट किया है, ये अभी हम क्या 5वें महीने में है ना, जी, सिर्फ जी। इस साल 5 वाक़यात तो जी। मेरी नज़र से गुजरे हैं, हाँ। कुछ शायद रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे। हाँ। और मेरा ख्याल है इनकी ये बात सही है कि इसमें हमें एक मुनज़्ज़म एक नज़र आ रहा है कि एक कैंपेन जो है वो तेज़ी पकड़ रही जिसमें है। इबादत गाहों का निशाना बनाया जा हाँ, कि और मतलब ये जो तरीका वारदात है ना कि आप चढ़ गए एक इमारत के ऊपर, आपने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, उसकी बाकायदा बबांगे दोहल उसकी फिल्मिंग हो रही है, हुजूम जमा है, हाँ। और फिर बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। और पुलिस के 2-4 सिपाही होते हैं, लेकिन पुलिस फिर मौक़िफ़ ये अपनाती है कि जी हम 3-4 थे, हम क्या करते 150 के आगे। जी। तो आपको जब ऑलरेडी पता हो, ऐसा तो नहीं है ना कि वो एकदम पैराशूट से उतरता है वो 150 का मजमू, ज़ाहिर है 1.5 घंटा 2 घंटा उसे टाइम लगता होगा ना जमा करने में, हाँ। तो आपको नहीं खबर होती। हाँ। ये है बहरहाल। तो राहिल अशर साहब हैं कराची से। वालेकुम। अस्सलाम। हाँ देखिए जी, मैं आज आप दोनों हज़रात से बात करूंगा तो कराची के हवाले से। कराची का जो कोटा सिस्टम चल रहा है उसमें हमारे जानने वाले हैं, उनका मैं करूंगा। उनके फैमिली में हुआ कि जी सिविल एविएशन में आई 34 वैकेंसीज। उनके बेटे जब अप्लाई करने गए तो उन्होंने कहा जी सिंध अर्बन डोमिसाइल पे कोई सीट नहीं है। 34 सीट्स थी, वो पूरे पाकिस्तान की थी, वहाँ सवाए सिंध अर्बन के। फिर ये जो है सासी है, उन्होंने एक लेडी डॉक्टर की वैकेंसी अनाउंस की भी थी पूरे कराची शहर के लिए एक। और अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कराची शहर में डॉक्टर्स कितने लेडी डॉक्टर जो उसमें अप्लाई की होंगी। जब उनकी वो जो जानने वालों के गए इंटरव्यू देने तो उस वक्त तक 2200 लोग इंटरव्यू दे चुके थे। तो अब उसके बाद मुझे बताएं, मैं इसमें सवाल जो आपसे कर रहा हूँ इसमें मैं ज्यादातर कसूरवार अपना MQM को समझते देखिए 88-93 में मुहतरमा की हुकूमतें इनकी सपोर्ट से बनी। कुछ नहीं किया। 2002 में जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, इनकी पूरी की पूरी इनको तो अनलिमिटेड पावर्स मिली हुई थी। इनको मिनिस्ट्रीज देख लिए सिंध गवर्नमेंट में क्या थी। इन्होंने 3 काम किए, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और 92 ऑपरेशन में पुलिस वालों को चुन चुन के मारना। तो ये फिर सोने पर सुहागा जब PTI वालों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए और बढ़ाई। देखिए कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यहाँ पे लोग आते हैं, कमाते हैं और अपने घर को पालते हैं, घर वालों को। पर कराची वालों के साथ जो जाती है, इसके लिए मुझे अफसोस होता है कि जितनी पार्टीज हों, जो जमात इस्लामी हो, मौजूदा MQM हो, PTI हो, और जो हो पीपल पार्टी हो, कोई कराची करते हैं पर कराची के नौजवानों के लिए, नौकरी के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। फिर क्या होगा, कराची के नौजवान क्या करेंगे, असला उठाएंगे और लूटम लाठी पे लगेंगे। आजकल यही हालात है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक। कुछ आप विचार विमर्श करेंगे? नहीं, सही है। एक्चुअली ये कोटा सिस्टम का जो पुराना मसला है पता नहीं चलता आ कब रहा तक है, चलेगा, कोई चल इसको रहा है। हल करने की हिम्मत नहीं करता। हम जानते हैं कि शुरू में जब ये आया था तो था कि जी कि ये आर्जी है 20 साल के लिए, हाँ। नहीं 10 साल के लिए, फिर 20 साल के लिए, फिर अब मजीद 20 साल के लिए, हाँ। इस तरह extend तो ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है, हमारे डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं, और बस ये वो है चीज़ जिसको हाथ लगाने से सबको ही कतराते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सईद रशीद साहब हैं, फरीद रशीद साहब हैं कराची से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिन से आपके प्रोग्राम में कॉल करना चाह रहा था मगर कॉल नहीं मिल रही थी। वैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। जी जी, मगर मैं इलेक्शन के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कीजिए। अपने जो इदारे हैं हमारे अदलिया वगैरह, ये इलेक्शन कराने का तो कहते हैं मगर ये इसमें एक चीज़ बड़ी गलत है कि एक आदमी 10 हल्कों से इलेक्शन लड़ता है, वो सब जगह से जीत सही जाता है, बात है। फिर वो सारी सीटें छोड़ देता है, और तो जो उस पर खर्चा होता है वो कौन बर्दाश्त करता है? वो तो आवाम बर्दाश्त करती है। उसका भी तो कोई चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं आपके साथ 100% हूँ भाईजान फरीद रशीद साहब। एक तो ये है कि वाकई ये बात समझ में नहीं आती कि भाई नहीं, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो 100 सीटों से भी लड़ूंगा। ये तो इलेक्शन कमीशन का और पार्लियामेंट का काम है कि ऐसा कानून कोई बनाए कि जी आप मैक्सिमम 2 सीटों से लड़ सकते हैं। बहुत ही आपको ठरक है तो एक सूबाई से लड़ लें और नेशनल से लड़ लें। और आपको तो एतमाद नहीं है अपने आप पे कि आप कहाँ से जीतेंगे,
तो फिर आप सियासत में क्यों हैं? आपका तो फिर एक हल्का होना चाहिए कि यार हारूं या जीतूं, हल्का ये है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ़र्ज़ करें आपको बहुत शौक़ है 7 सीटों पे 8 सीटों पे लड़ने का कि मैं जी कोई शय हूँ, तो भाई रखेंगे तो एक ही सीट ना, बाकी 6 पे आगे जो ज़िमनी इंतखाब होंगे उसका खर्चा दे दें आप। हाँ, बिल्कुल सही। और ये लाजमी लिया जाए, बिल्कुल। उसके बाद खुद ब खुद लोग जो है भाग जाएंगे, नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये सिस्टम के साथ खेलने वाली बात है। हाँ, और आपने देखा कि पिछले 3 साल में तो इसके साथ क्या खेला गया। अच्छा, अब जो है जनाब कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। अतर शाह खान जेदी साहब का एक कथा है कि नेकी ही काम आती है, दुनिया है 2 दिन का माल, और सास किसी की हो जेदी, नेकी कर दरिया में डाल। जी बिल्कुल। और मेरा सवाल छोटा सा ये है कि जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने आज भारत का दौरा किया है, तो उसके बाद जो हमारे आर्मी चीफ साहब के जो तस्वीर वाले पोस्टर लगे हुए थे कश्मीर में, उनका क्या मुस्तकबिल? ठीक है, पहली बात तो ये है भाई साहब कि जाने क्यों ये मीडिया को भी खपत हो गया है और हम सबको भी हो गया है कि बिलावल भुट्टो ने भारत का दौरा किया है। भाई भारत का दौरा बिलावल भुट्टो ने नहीं किया। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से एक ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, शंघाई ताउन काउंसिल, उसके 8 अरकान हैं और उनकी सदारत हर साल एक मुल्क को मिलती है, बाकी मुल्क जो हैं वो कर चुके हैं। और अब भारत की इस साल बारी थी, जिसको सदारत मिलती है वही कॉन्फ्रेंसों का मेज़बान होता है, तो एक कॉन्फ्रेंस भारत ने करवा दी और उसमें ज़ाहिर है कि उसने सबको बुलाया मेंबरों को, इसलिए कि वो पसंद नापसंद तो नहीं चलती उसमें, तो उसमें बिलावल भुट्टो यानी पाकिस्तान को इनविटेशन दिया, बिलावल भुट्टो चले गए। अब ये भारत का दौरा कहाँ से हुआ? ना तो इसमें उनकी किसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से कोई मुलाकात हुई, ना कोई सेक्रेटरी खारजा की सतह पे कोई बातचीत हुई, ना इवन एम्बेसडर्स की सतह पे या लोअर स्टाफ की तरफ सतह पे कोई बात हुई। जो 8 मुल्कों के वज़ीर खारजा थे, आप ये क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि भाई चीन का वज़ीर खारजा वहाँ क्या कर रहा था? चीन के साथ तो उनकी सरहदी झड़पें आज तक चल रही हैं। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत है। भारत का दौरा उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो भारत के एक शहर में SCO के वज़ीर खारजा इजलास में शरीक हुए। अगले साल या उससे अगले साल पाकिस्तान सदर होगा उसका SCO का, तो इस्लामाबाद में भारत के वज़ीर खारजा आएंगे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के दौरे पे आए और वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपका कसूर नहीं है, मीडिया भी असल में यही पोर्ट्रे कर रहा है, दोनों को अलग अलग करने की ज़रूरत है। दूसरा इनका क्या पॉइंट था कि कश्मीर में वो जो सिपह नहीं, उन्होंने यही तर्ज फरमाया था कि चूंकि उन्होंने बिलावल भुट्टो ने भारत का दौरा किया है, तो अब जो कश्मीर में पोस्टर लगे हुए आर्मी चीफ के, उनका क्या होगा? जुड़ी हुई बात। अच्छा। लेकिन आपने देखा भी होगा कि उन्होंने वहाँ पे जो बात हुई है दहशतगर्दी के हवाले से, तो वो जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है वो उन्होंने वहाँ पे आर्टिकुलेट किया है, जो चुभा भारत को। और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने फिर एक बयान दाग दिया पाकिस्तान पे। तो ये तो हमारा चलता रहता है बयानबाजी जो है, लेकिन ये तसल्ली रखें कि मौक़िफ़ दोनों का अपनी अपनी जगह पर कायम है, ना उस पर बात हुई, ना उसमें पेशरफ्त की कोई उम्मीद थी। तो जैसे वसत साहब ने कहा कि वो एक SCO का इजलास था, अच्छा है कि पाकिस्तान गया, अपनी बात रखी, आप उसमें शामिल रहें। आपको याद है एक तंजीम होती थी सार्क? हाँ भाई, पता नहीं उसका क्या बना, कभी कभी हम उसके बहाने भी मिल लिया करते थे, याद है? वो मुझे लगता है सखी हसन के कब्रिस्तान में दफन है ना। बड़े अरसे से कुछ नहीं सुना, शायद अपनी मौत मर गई है, अपनी मौत आप मर गई, कोई जिक्र भी नहीं तो करता। सिर्फ ये होता है कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं ना, कभी कभी इनमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दो जो वैसे जानी दुश्मन हो, कहीं कहीं पे बेहतरी आ जाती है। लेकिन इस वाले दौरे से ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था और ना ही ये हुआ। अब ईरानी सदर अगर न्यूयॉर्क जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, तो क्या हम ये कहें अमेरिका का दौरा किया? हाँ, एग्जैक्टली। ये बिल्कुल ऐसे ही बनता है। एक वक्फा ले लें जी। तो आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हैं कराची से नासिर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, शुक्रिया, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताना था इस दौरे हुकूमत के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में
कि अगर एक आदमी सिर्फ चाह रहा है कि जी इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद क्या आवाम के लिए कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? मेरे ख्याल से जो नजर आ रही है चीज वो तो नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, और बल्कि कंडीशन मजीद खराब हो जाएगी। तो फिर क्या करें, इलेक्शन ना कराएं? इलेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इलेक्शन तो उस सूरत में होने चाहिए जब आपके पास फंड्स भी अवेलेबल हो। यहाँ तो कोई चीज अवेलेबल नहीं है, आप देख लें, और कंडीशन बुरी से बुरी बुरे की तरफ जा रहे हैं। हाँ भाई, ये बड़ी ना कि इंटरेस्टिंग अच्छे की तरफ जा रहे हैं कि बड़ी इलेक्शन इंटरेस्टिंग इमरान तजवीज़ खान आई के है आने भाई। से शाहिद बहुत अच्छा गिलानी है। साहब, आप जवाब दें एक बात बताएं, आप बात कर रहे हैं नेशनल इलेक्शन की या ये जो 14 मई को पंजाब में होना है उसकी बात कर रहे हैं? इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए मैं नेशनल, तो कह रहा हूँ इलेक्शन ही नहीं होने ये चाहिए। अच्छा ठीक इलेक्शन है। क्यों? अच्छा तो फिर क्या करें, कैसे चलाएं मुल्क को? मुल्क जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे। उनके ये पास हुई। है बिल्कुल। उसके बाद फिर जो भी इलेक्शन जीत के आए वो करे काम। नहीं देखें, अक्टूबर में तो इलेक्शन होना ही होना है ना, उसके हक में है या उसके भी खिलाफ हैं आप? नहीं, अक्टूबर में जो होना है बिल्कुल उसी वक्त ही डेट अनाउंस। हाँ, ये बड़ी बोले ना। मेहरबानी सरकार आपकी। आपने कहा वजाहत आ गई ना। इजाजत तो दी कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो डर गया था कि इलेक्शन होने मुझे नहीं मुझे चाहिए। यही लगा इनकी बात अच्छा, से। थैंक यू सो मच। मुख्तार अहमद साहब है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। सर मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहली तो शुगर बिल्स के हवाले से है, जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, जब से ये नई हुकूमत आई है। पिछले साल नवंबर में ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी है, यूट्यूब पे आप भी देख सकते हैं। जी। शुगर बिल एसोसिएशन के सरबराह जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे पास चीनी का स्टॉक जो पड़ा है, अगर हम हुकूमत हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे तो तब हम मिलें चलाएंगे, अदरवाइज हम तो मिलें नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे पास चीनी का स्टॉक इतना पड़ा है कि हमारे पास तो चीनी रखने की जगह नहीं है। उन्होंने क्लेम किया था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक मौजूद है कि हमारे पास $1 अरब की चीनी मौजूद है। अगर हुकूमत इजाजत दे तो हुकूमत को $1 अरब का ज़र मुबादला मिल सकता है। हुकूमत ने उसकी इजाजत दे दी। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि हम चीनी की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात का हुक्म दे रहे हैं कि तहकीकात की जाए। उसमें तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि जो हमारे पास चीनी $1 अरब की अगर हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, चीनी एक्सपोर्ट भी हो गई। $1 अरब की नहीं, मेरे हिसाब से तो कम से कम $2 अरब की जो इस साल इस सीजन की जो क्रैशिंग हुई है वो चीनी भी गायब हो गई है। क्योंकि आपको पता है इस वक्त चीनी का रेट जो है 120 से 130 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हमें IMF के सामने अब हमें कहते हैं कि ये वजीर खजाना भी कह रहे हैं और वजीर आजम भी कह रहे हैं कि जी IMF ने हमारी नाक रगड़वा दी है, और नाक रगड़वाई है $1.1 अरब के लिए, जो किस्त में मिलनी थी $1.1 अरब की मिलनी थी। हमारी तो कम से कम $1.5 अरब $2 अरब की चीनी अगर स्मगल हो गई है, सरगुजारी है कि चीनी ट्रकों पे गई है ना, कोई चीटियां तो नहीं लेके गई उसको, किसी बॉर्डर से ही गुजर के गई होगी, या वो आपके पोर्ट से गई होगी, कराची से, या बॉर्डर से गई होगी। सर गुजारिश ये है कि चेयरमैन नैब जो है अभी अलपाक इन्होंने ओहदा दिया है, उनको चाहिए कि इनको बुलाएं, उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, उनको उनसे पूछे। जाहिर है अगर चेयरमैन शुगर मिल एसोसिएशन ने यह बयान दिया है कि हमारे पास $1 अरब की चीनी पड़ी है, तो उनके पास सारे फिगर्स भी होंगे कि किस मिल में कितनी चीनी पड़ी है। और अगर उन्होंने वो चीनी बाहर भेजी है और उसके बदले में पाकिस्तान को डॉलर नहीं मिले, तो वो डॉलर कहाँ गए हैं? सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक मसले की तरफ निशानदेही की है। मामला शुगर का हो, गंदम का हो, यूरिया का हो, डॉलर का हो, इस मुल्क में सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो कहीं और निकल जाता है और हम रोते पीटते रह जाते हैं। तो ज़ाती कारोबार है ना, उसको ये कौम देखिए, IMF का कर्जा मिलना था रियासत पाकिस्तान को। शुगर की स्मगलिंग या ना स्मगलिंग, इसका रियासत से क्या लेना देना, ये तो निजी मामलात हैं, दोनों को आपस में मिक्स तो नहीं करना चाहिए। वो एक अलग बात है कि इत्तफाकन शुगर का जो है सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है जी। अगर आप अच्छे सियासतदान हैं तो आपकी अच्छी शुगर मिल होनी चाहिए। और अगर आप नहीं सिंध में भी और पंजाब में भी, और अगर आप तो नहीं हैं हाँ, तो आपकी शुगर मिल जब्त भी हो सकती है, बेनामी में भी जा सकती बिल्कुल, है, किसी और के नाम भी हो सकती है, रातों रात कपड़े गायब भी हो सकते हैं। समझ रहे होंगे? हाँ, बेनामी अकाउंट। हाँ, एजाज अख्तर साहब हैं रावलपिंडी से। सर बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से जी जी, फरमाइए, जी बोलिए। मैंने बात करनी है इनसे। बात कर रहे हैं? आप कीजिए सरकार, जो बात करनी है कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैंने आपका बेकायदगी से प्रोग्राम सुनता हूँ। मेरी तकरीबन 63 साल उम्र है। रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी जी, हाँ जी, बोलिए।
जी, बात ये है कि सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आन के लिए मखलूक ये रावलपिंडी में आकर देखें, चारों तरफ जो है जमीनें, ये कब्जा ग्रुप आए हुए हैं। रोजाना 3-4 आदमी, 4-5 आदमी रोजाना मरते हैं। ये हाई लेवल की बात है, पुलिस वालों की कोई नहीं सुनता है। आप मेहरबानी करके शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को बोलें कि ये जो जमीन वाला आने वाली मखलूक किधर जाएगी, गरीब आदमी, ये तो वो चोरी करेंगे ना। ये मेहरबानी करें, आने वाली नस्ल के लिए ये कोई मसला हल करें। ये जिधर भी देखो ये कॉलोनियां बन रही हैं, जिधर देखो ये कॉलोनियां बन रही हैं। और अच्छा, ये बताएं, देखें आप रावलपिंडी से कॉल कर रहे हैं और किसी कब्जा ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी खास इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये कॉलोनियां बन रही हैं, या उमूमी तौर पे बात कर रहे हैं? ये चक्री रोड पे स्मार्ट सिटी बन रही है, ब्लू वर्ल्ड बन रही है। आए दिन यहाँ आप चेक करवा सकते हैं कि आए दिन 3-4 आदमी मरते हैं। ये कब्जे ग्रुप वाले हैं, ये बंद होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का यहाँ होना चाहिए। ये सरकारी जमीन है, फरोख्त है, ये गवर्नमेंट खजाने में पैसा जाए। तो ये ऐसे कब्जा लगे हैं, पटवारी भी इनके साथ मिले हैं, सब मिले हुए हैं इधर जनाब। और ये सारा सत्यानाश करें। आने वाली नस्ल के लिए जमीन खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे आने वाली नस्ल? सही कह रहे हैं। ठीक है, ये तो हर शहर, हर जगह की हाँ, कथा ये है। वो ब्लू लैंड वालों की जो बात कर रहे हैं वो वही है जिनका एक ये उनका टीवी नाम लिया चैनल भी उन्होंने? है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो हमने बात की थी ना, उनकी तो बाकायदा मलेशिया है, वो जी, जी। बाकायदा ट्रेन है। बिल्कुल, और जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनसे हाँ। सो तो वो नहीं होंगे ना। मुझे किसी ने कहा कि अकबर जैदी साहब ने कहीं पे कहा कि जी आप सोच लें कि आपने स्टेट बचानी है या रियल स्टेट बचानी है। तो ये जो हमारा अच्छा रियल जुमला स्टेट है। का, हाँ, अच्छा जुमला है, अच्छा जुमला है। रियल स्टेट का जो रैकेट है ना, ये तो हमें खा रहा है। हाँ। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक। ज़हूर अहमद साहब हैं सिब्बी बलोचिस्तान से। जी ज़हूर भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर वसलतुल्लाह साहब, मैं आपका प्रोग्राम देखता था BBC उर्दू में, बात से बात तक सर। जी जी। अच्छा, उसके बाद अभी तो मैं भी थोड़ा दूर था, लेकिन सर मुझे एक सवाल आपसे पूछना था सर। आप बड़े साहब या नामवर साहब में से। जी जी। सर पाकिस्तान में आइन मुकद्दम है या पार्लियामेंट सर? अच्छा, बस यही सवाल है? सर तो मैं थोड़ा जवाब दे दें मैं सर आपसे फिर। ठीक है। हाँ, इसमें आइन जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, तो आइन पार्लियामेंट का बच्चा है, पार्लियामेंट आइन की माँ है, तो जाहिर है कि माँ मुकद्दम होती है और बच्चा जो है उसका वो होता है, वो तो बच्चा ही होता है। तो इसका मुख्तसर जवाब तो ये है। आपको कोई इसमें? हाँ, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि वही पार्लियामेंट जो है वो आइन को पामाल भी करती है। तो यहाँ पे फिर अदलिया कूद पड़ती है। अदलिया कहती है कि आइन का दूसरा बच्चा। हाँ, पार्लियामेंट का दूसरा बच्चा। अदलिया कहती है कि जी आइन की पासदारी जो है वो हमारा काम है, और जब जब पार्लियामेंट उसको रौंदेगा तो हम बीच में आएंगे। वो जैसे फिल्मों में नहीं होता, माँ मैं तेरी हिफाजत करूँगा। हाँ, अदलिया का काम ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है मुल्क में वो आइन के नाम पे ही तो हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। चाहे वो अदलिया कर रही है, चाहे पार्लियामेंट कर रहा है, चाहे कोई और कर रहा है, सब एक्चुअली आइन को बचाने के लिए ही ये कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको अगर ऐसे देख लिया जाए कि जब, क्योंकि आजकल जो लड़ाई चल रही है वो पार्लियामेंट और अदलिया की चल रही है, और उसमें सवाल ये उठता है कि इसमें जो है किसको ज़्यादा इख्तियार है। तो ज़ाहिर है कि अदलिया को आइन को इंटरप्रेट करने का तो इख्तियार है, या जहाँ पे गैप आ जाए, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है जो किसी ने सोची नहीं आज तक, मतलब किसी ने सोचा नहीं था आज तक कि कोई लीडर जो है वो अपनी 2 असेंबलियाँ वो तहलील कर देगा और फिर इलेक्शन इस तरह अगर कराने पड़ जाएँ तो क्या होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे आइन बनाने वालों ने भी शायद नहीं सोची थी। तो वहाँ पे अदलिया कहती है कि जी हम आके आपको बताते हैं कि उसमें अगर 90 दिन है लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आके एक वो होता है कि अब पार्लियामेंट जो है अपने अगर रेजोल्यूशंस दे रहा है, अपने कवानीन पास कर रहा है, तो वो ज़्यादा मुकद्दम हुए या अदलिया। तो हर डेमोक्रेसी में ये इदारे जो है वक्तन फ़वक्तन इनका क्लैश होता रहता है, छीना झपटी होती रहती है, सोसाइटीज़ इस तरह से इवॉल्व होती हैं। हमारा एक स्पेशल केस है कि हम ये सिचुएशन बहुत जल्दी तेज़ी से घर लेते हैं और बहुत गंभीर तरीके से करते हैं कि लगता है कि एक डेडलॉक है जिसमें से हम निकल नहीं सकते। लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हाँ, उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। नहीं, राजा रियाज साहब जो है, आपको अंदाज़ा नहीं है वो
क्या कर सकते हैं अगर वो करने पे आए। अगर करने हाँ, लेकिन वो अहम मुल्की मफाद में ज़ाहिर है कभी नहीं करेंगे। डॉक्टर रियाज, राजा रियाज से, डॉक्टर रियाज साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्रिया। शुक्र। अच्छा, मैं असल में डॉक्टर हूँ और बहरीन में काम करता हूँ। ये लास्ट वीक में 1 महीने की छुट्टी पे यहाँ आया हुआ था, तो अभी प्रोग्राम ट्यून किया तो माशाल्लाह चल रहा था, तो मुझे बड़ा पसंद आया जी। अच्छा, 2 इश्यूज थे ओवरसीज के हवाले से। मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये 2020 में जब सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मेडिकल कॉलेज के एडमिशन, अच्छा उस वक्त सूरत हाल बहरीन में या कहीं भी मिडिल ईस्ट में हम लोग की ये होती है कि हम लोग की ख्वाहिश ये होती है कि हमारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के निकले। उसके लिए हमें अपनी पेट काट के अच्छे स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल्स में उनको डालना पड़ता है। जी। अब मेरे बेटे ने जब O लेवल और A लेवल तकरीबन ऑलमोस्ट 85% के साथ उसने, जब मैंने इक्वलेंसी यहाँ से ली तो उसका 85% था। और दूसरी चीज ये कि उसने सेट जो अमेरिकन स्टैंडर्ड एग्जाम है उसमें भी ऑलमोस्ट उसकी यही परसेंटेज थी। अब जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की तो मेरे बेटे का डोमिसाइल भी कराची का था, और चूंकि उसने O लेवल A लेवल बहरीन में प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल से किया था, तो गवर्नमेंट ने बाउंड किया कि चूंकि जिन बच्चों ने प्राइवेट किया बाहर से, दे शुड बी कंसीडर्ड एज ओवरसीज सीट। मेरा मौकफ ये है कि जब एक बच्चे की नेशनलिटी जी पाकिस्तान, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इंतहाई जहालत वाली पॉलिसी है कि वो एक पाकिस्तानी सिटीज़न है और उसके बच्चे भी पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने O लेवल जो है पाकिस्तान से बाहर से किया है, वो कहें जी ये तो गैर मुल्की काम है। ये तो जहालत वाली बात। वैसे आपको पता है बरतानिया में भी यही किस्सा है। अगर आप बरतानवी शहरी हैं लेकिन आप 5-10 साल से बाहर रह रहे हैं और फिर यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपको ज़रूरी नहीं कि लोकल स्टूडेंट के तौर पे ट्रीट करें। वो कहते हैं कि चूंकि आप बाहर रह रहे हैं, टैक्सेस वहाँ पे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब आप फॉरेन स्टूडेंट के तौर पे आप आ सकते हैं। फिर आपको ये प्रूव करना होता है कि नहीं नहीं हम रहते बाहर हैं लेकिन आते जाते रहते हैं, हमारे कारोबार हैं, घर है, कुछ और है। दूसरी बात ये कि जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उस ब्रिटिश सिटीजन बच्चे का, वो तो अर्निंग हैंड नहीं है। हाँ, उसको तो आप मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे बेटे को मैं टैक्स दे रहा हूँ ना बाहर, वो तो ना टैक्स दे रहा है ना वो कमा रहा है। जी। तो बरतानिया में हमने देखा और यहाँ पे भी शायद अब यही सेंस हो गया है कि हायर एजुकेशन के लिए कहते हैं कि जी कि ये जो है आपका राइट नहीं है, ये एक वो है, एक कमर्शियल वो है। और इसीलिए हमने देखा कि जैसे इन्होंने तो मेडिकल की बात की ना, कि हमारे यहाँ इंक्रीजिंगली हालिया बरसों में आप पैसे दे दें, आप लाखों रुपए अगर आपके पास हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी जो 80 लाख से 1 करोड़ रुपया लग रहा है यार मेडिकल की तालीम। जी जी। और हमारी फीस थी भैया 13.5 रुपये महीने की। जी जी। मोहम्मद आरिफ साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कराची के वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं जी जी, लेकिन मैं एक मसला डेली देख रहा हूँ, डेली बेसिस पे। ये मैं नारबाबाद का रहायशी हूँ डी ब्लॉक में। अच्छा, ये हमारे हकीकतन पे एक हाइड्रेंट है, पानी का हाइड्रेंट है। अब यकीन करें यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद रख रहे हैं ना कराची में डी ब्लॉक में, और वहाँ हाइड्रेंट पे आप जाए ना तो 6-7 टैंकर इतनी लाइन में से भरा जा रहा होगा पानी, 24 आवर जी। इतना पानी वहाँ टैंकरों को सप्लाई होता है कि पूरा डी ब्लॉक डूब गया उसके अंदर। अच्छा, ये रिपोर्टें अल जजीरा पे भी आ चुकी है टीवी पे, और ये परवीन रहमान एक उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। बहुत सारी चीजें सबको पता है कि क्या हो रहा है, पानी कहाँ बिक रहा है, कौन हिस्से ले रहा है, कोई कुछ करता नहीं है। कहाँ जाए आदमी, तो कहा तो जिन्हें करना है वही तो पानी बेच रहे हैं, को तो करेंगे कौन? यानी कोई हल नहीं निकल रहा है इसका ना। अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है वहाँ पे। आप यकीन करें, मैं मूवी बना के लाया वहाँ हाइड्रेंट से 4 इंच की लाइन से 6-7 हाँ नहीं, वो तो वो बिल्कुल सही हसन का और अरबों रुपए का पानी बिक रहा है, और कराची वाले फराजी पानी की तरफ है। हाँ, और वो पानी जी जी कराची से निकाल के कराची में ही बेचा जा रहा है। हाँ, मेरे सिर्फ ये होगा मशवरा कि आपने पता नहीं वीडियो बनाई एहतियात के साथ। आपको पता है कि ये एक हम कहते हैं माफिया है, और इन्होंने कराची के बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया है,
परवीन रहमान का भी नाम इसी हवाले से आता है कि ये लोग जो है चाहे वो कब्ज़े वाले हों, ये हाइड्रेंट वाले हों, लेकिन बतौर शहरी अगर आप सेफ़ समझते हैं तो आप वीडियो बना के एक्सपोज कर सकते हैं उनको। लेकिन आपकी ये भी बात सही है कि मीडिया में इतना लिखा जा चुका है, हमारे तो कलम घिस गए इन मामलात पे बात करते करते, लिखते लिखते, लेकिन निज़ाम सही नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, तो इल्ज़ाम लगता है, हमें हकीकत का तो पता नहीं है, सानों की पता, लेकिन यही है बिल्कुल। क्या करना है भाई? डॉक्टर कैसर गुरमानी जी, कोट अद्दू से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कैसर गुरमानी, कोट अद्दू से जी, हुजूर, मैं एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैंने हर दर्जे पे तदरीस की है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है अपनी कौम के अंदर बदनज़मी देखते हुए, जब शाहराहों पर, चौराहों पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, इवन कि पार्क में भी जाएं तो गंदगी छोड़ के आते हैं साहिलों पे। ये चीजें हमारी कौम की आदत का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाकी सारी दुनिया में देखें तो बच्चों को प्राइमरी लेवल से ये बातें आदत का हिस्सा बनाई जाती हैं, उनकी हैबिट्स में शामिल की जाती हैं। बाकायदा दिन मुकर्रर होते हैं, क्लासेस के अंदर पीरियड मुकर्रर होते हैं। हमारे यहाँ मैंने हर सतह पे पढ़ाया, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक भी पढ़ाया। किसी दर्जे के सिलेबस में ये बातें शामिल नहीं, किसी दर्जे के उस्ताद ने आज तक ऐसी कोई रुझान नहीं दिखाया, ना ही कोई इदारा ऐसा करता है। सिर्फ ये एक है कि भाई खौफ के मारे सारे ठीक हो जाएंगे, और हर जगह पे ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा कौम की आदतें ऐसी बनाई जाती हैं, अपनी तालीम का लाजमी हिस्सा बनाया जाता है इन्हें। ये मुहज़्ज़ब एक सिटीजन, जो सिविलाइज सिटीजन है, वो आदतन होता है। सर ये इसका ज्यादा ताल्लुक तरबियत से है ना, तालीम से ज्यादा तरबियत से है ना। एग्जैक्टली यही चीजें जो सबसे ज्यादा कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। और दूसरा मैं देख रहा था, एक ग्रामानी लिखा हुआ है आपके, एक वहाँ पे एंकर पर्सन है, बड़े अच्छे खबरों में है, वो ग्रामानी है सिंध से। तो मैं गुरमानी हूँ, मुजफ्फरगढ़ से मेरा ताल्लुक। जी 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 सर, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं ना कि इसका हल क्या है। हम ये तो आपने बिल्कुल निशानदेही तो सही की है, और वक्त के साथ साथ तो ये बिगड़ता जा रहा है मामला। सर यही तजवीज़ करता हूँ कि सरकारी सतह पर भी, निजी सतह पर भी, इदारों के अंदर ये लाजमी करार दिया जाए कि बच्चों की तरबियत। सर घर की तो बात करें, जिस घर से सुबह बच्चा आता है उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दें, उसकी भी कोई अहमियत है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीजें आदतन, अच्छा हम अगली नस्ल की तो कर सकते हैं, चलो पिछली नस्ल की नहीं हुई। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। ये चीज़ हम में से वो लोग जो बाहर मुल्कों में रहे हैं लंबा अरसा ना, ये सबसे पहले चीज़ जो आपको बॉदर करती है यहाँ उतरते ही, वो आप देखते हैं जिस तरह से हम बिहेव कर रहे होते हैं पब्लिक प्लेसेस में, चाहे एयरपोर्ट। अच्छा, हो ये रहा है कि मैं बतौर वालिदैन, मैं जब अपने बच्चे एक महंगे स्कूल में दाखिल करा देता हूँ तो मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि चूँकि 8,000, 16,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना मैं उसकी फ़ीस दे रहा हूँ, तो तरबियत करना भी उस स्कूल का फ़र्ज़ है, इसलिए कि मैंने तो पेमेंट कर दी है उस तरबियत करने की, इसलिए कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। ये है असल प्रॉब्लम कि हम दूसरों पे डाल दिया, ये समझ के यार पैसे दे रहे हैं, तरबियत भी वही करेंगे। ऐसे नहीं होता भाई साहब, बच्चे ऐसे थोड़ी पलते हैं। वक्फा ले लें जी। तो हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हैं कराची से सुहेल अख्तर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। हुकुम। हाँ, आपका टीवी खुला हुआ है ना, ये वो डिस्टर्ब करेगा आपको। टीवी प्लीज़ अगर बंद कर दें तो आपकी हमारी बातचीत हो सकेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, मेरा सवाल ये था कि ये जो 100 मोटिव का कानून है, ये इस कानून में कोई अपील नहीं है। तो ये जो 100 मोटिव का कानून है, ये इसमें कोई अपील नहीं है, जबकि कत्ल के मुलजिम और कत्ल के मुजरिम के लिए भी जो अच्छा है, ये मैं यहाँ एक तस्हीह कर दूँ, आपकी बात दुरुस्त है कि अपील नहीं है, लेकिन अब जो नई अमेंडमेंट हुई है इस कानून में, उसके तहत उसमें अपील का हक दे दिया गया है। जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो करप्शन के केसेस हैं जजेस के लिए, उसमें जुडिशल कमीशन में वही बैठते हैं जिनके खिलाफ शिकायत है। तो ये बात भी अजीबा मालूम होती है कि जो है वही लोग बैठ रहे हैं जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि देखिए, जस्टिस मुनीर ने जो है
वो कानून को तोड़ने को जायज करार दिया था। तो लिहाजा ये है कि हमारी तो पूरी रियासत का स्ट्रक्चर उसी पे बन गया है। तो अब ये है कि ये जो जुडिशरी है ये बहुत आला पैमाने की एक का इदारा होता है, कम से कम इसके लिए तो कानून साजी को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उस कानून को पार्लियामेंट के। बस यही मेरा सवाल था। हाँ, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, सवाल नहीं है। जी जी। हाँ, लेकिन आप ज़ाहिर है कि जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो ये कि अदलिया के अंदर इस वक्त जो एक हमें बहरान नज़र आ रहा है, तकसीम नज़र आ रही है, जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे सवालात भी उठ रहे हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस की इंटेग्रिटी पे, और उसका एक ही हल है। जैसे आपने कहा कि एहतसाब अगर सियासतदानों का होता है, बाकियों का होता है, तो हमारे जज साहिबान का भी जो निज़ाम है, जो अंदरूनी निज़ाम है, वो इतना मौसर नज़र नहीं आता। और इसीलिए अब ये पार्लियामान थोड़ा हरकत में आ रही है कि हमें ख़ुद एहतसाबी का ये जो अमल है उसको और मौसर बनाना चाहिए ताकि हमारी अदलिया का वक़ार बुलंद हो। शुक्रिया आपके सवाल का। अगले कॉलर हमारे पास हैं फैसलाबाद से मलिक नज़ीर साहब। हेलो मलिक नज़ीर साहब फैसलाबाद से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, मलिक नज़ीर, चेयरमैन एंटी ड्रग सेंटर फैसलाबाद बोल रहा हूँ जी। अच्छा, गुजारिश है कि आजकल मनशियात बहुत खौफनाक तरीके से पाकिस्तान के अंदर फैल रही है, जिसमें आइस बहुत ज्यादा खौफनाक है जी। और उससे माँ का कत्ल हो चुका, बाप का कत्ल हो चुका, बीवी का कत्ल हो चुका, बच्चे का कत्ल हो चुका। मेरी गुजारिश यह है कि जिलानी साहब और खान साहब इसके ऊपर आके पूरा प्रोग्राम करें, जो मनशियात के हवाले से और इसके इलाज के हवाले से, बीमारी के हवाले से, इसकी तबाही और बर्बादी के हवाले से इस पूरा एक प्रोग्राम आपको सिर्फ मनशियात के हवाले से करना चाहिए। अब मेरे पास एक सेंटर मैं चला रहा हूँ जिसमें 332 लोग इस वक्त दाखिल हैं। पूरे पंजाब से लोग आते हैं, चूंकि हमारे इदारे में बहुत चार्जेस कम है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपका प्रोग्राम चूंकि बहुत सारे मसाइल को सवाल और जवाब के लिए हल करने की कोशिश करता है, मेरी गुजारिश है कि पूरा प्रोग्राम आपका मनशियात के हवाले से एक दिन मखसूस करें। ठीक है, और इसमें बिल्कुल। बीमारी और इलाज का लोगों को पता नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा आपकी इसके ऊपर तजवीज़ जो प्रोग्राम है करें, बस बहुत मेरी ही गुजारिश है। ठीक ठाक है। इंशाल्लाह इस पे बिल्कुल ध्यान देंगे और होना भी चाहिए अवेयरनेस की खातिर। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस। वक़ार अहमद साहब हैं कराची से। वक़ार भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये बात करना चाह रहा था। एक तो सर मैं वसुतुल्लाह खान साहब आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ और आपके काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, उसमें मुझे उसमें समझ नहीं आता आपका अकाउंट एक्चुअल है कौन सा वाला। हाँ, बताएं असली कौन सा। अच्छा, तो गुजारिश सर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत सारी बातें जी। तो उसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम हमारी नफ्सियात या हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है। मतलब मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि कचरे को आप कचरा दान में डालें और ये करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन जो वो कराची में चलते हैं और सड़क पर कचरा देखते हैं तो आज नहीं तो कल वो खुद ब खुद वही काम करने लगेंगे जो कि नापसंदीदा है। तो जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, और आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाले को आप कभी भी करप्शन से रोक नहीं सकते। आप जो मर्जी उस पर मतलब कैरेक्टर उस पर बिल्डिंग करना शुरू करें, उसको जब मौका मिलेगा वो जब करप्शन करेगा, क्योंकि उसको अपने बच्चे को पेट पालना है। अक्सर लोग बाहर से ना वीडियो बना के भेजते हैं, यहाँ पे इतनी सफाई है, यहाँ पे इतनी मतलब ईमानदारी है, लोग खुद से सामान उठाते हैं, दुकानों से खुद पैसे रख देते हैं, ऐसा वैसा। ये सब कुछ इस वजह से कि वहाँ का सिस्टम बना हुआ है। जब तक यहाँ पे सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, ये करप्शन के और कैरेक्टर के मसाइल हल नहीं होंगे। बात आपकी बात सही है, लेकिन देखें एक चीज़ जहन में रखें, पता नहीं आप इस तरह थे या नहीं, नौजवानी में हम समझते थे कि हमें दुनिया को ठीक करना है, अपने मुल्क को ठीक करना है, ठीक है ना। मुझे यकीन होता था कल शाम तक सेट कर देंगे, ठीक है ना। और उसके लिए जो भी आपके बस में है, आपका कलम है, आवाज़ है, आप उठाते थे। उम्र के एक हिस्से में आप पहुंचते हैं, आप कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा या हम नहीं कर सके, सिर्फ हम खुद को ही ठीक कर सकते हैं। तो मेरा ये होता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं अपने घर को साफ़ कर लें, अपनी गली को साफ़ कर लें और ख़ुद अपने हाथ से मज़ीद गंदगी में इजाफा ना करें, अपने बच्चों को भी मना करें। मेरा ख्याल है अगर आपने ये भी कर लिया ना, तो अपने हद तक तो आपको एक तशफ़ी होगी कि यार मेरे बस में जो है ना कर, चूँकि शाहजेब नहीं अपना गन साफ कर रहा, लिहाजा मैं क्यों करूँ, तो फिर सारा मसला ही है। मसला ये है, तो उतना कर लें जो आपके बस में है। हाँ, और भाई साहब प्रोड्यूसर साहब कंधारी साहब हैं कराची से, कराची में रहे। जी जी जी, अशरफ कंधारी कराची से। जी अशरफ भाई।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी हाँ, मैं ये बात करना चाह रहा था कि आजकल मीडिया के ऊपर खास तौर पर ये हमारी फौज के मुतालिक जो बातें हो रही हैं ये बहुत तकलीफ देह है। जी कि मैं खुद सऊदी अरब में, दुनिया के कई ममालिक में, अमेरिका में, कतर आरबी में रहा मैं। अब मैं सऊदी अरब में भी किसी प्रोजेक्ट में था। तो इंडियन का कहना यह है, मेरे से बराह रास्त बात हो रही है इंडियन की, कहता है कि अगर पाकिस्तानी फौजी सो रहा हो चारपाई पर तो हमारे इंडियन फौजी की हिम्मत नहीं कि वो नजदीक चला जाए। और हम इस कदर मीडिया के ऊपर अपने फौज के मुताबिक बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है सर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? फौज भी हमारी है, मीडिया भी हमारी है, पाकिस्तानी शहरी भी है। हम बात आप जो पूछ रहे हैं ना, मुझे, आपको, हम सबको पता है हम इस कदर तकलीफ। नहीं, मैं वाकई जानना चाहता हूँ, अगर आप स्पेसिफिकली बता सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं देखें, जो भी सियासी मामला हमारे मुल्क के, हम आजकल जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर में है, किसी और के हाथ पे हैं हम। किसके हाथ में? अच्छा, आप हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करें ना जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मजबूर हैं, हम लोगों के हाथ। जिस तरह IMF, जब आप कर्जा किसी से लेंगे तो उसकी शराइत को मानना होगा। तो नहीं, तो IMF की शराइत में क्या फौज को गाली देना भी है क्या? नहीं देना ना, यही तो कि हम लोग जो बातें जो कर रहे हैं ना फौज के मुताबिक, बहुत तकलीफ देती है कि हम फौज को नहानी तकलीफ दे तो हैं, लेकिन ये है कि मैं चाहूंगा कि आइंदा भी आप कॉल करें। और मैं आपसे वाकई ये पूछना चाहूंगा, अभी तो वक्त खत्म हो रहा है, कि ऐसी इस नौबत पे क्यों है, पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन सुनूं। फिलहाल तो हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है और ये वक्त दोबारा फ्राइडे को ही आएगा आपसे मुलाकात का, जो चांस अगर मिले तो। मंडे को अलबत्ता हम रेगुलर ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।